हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके आर्टिकल 14 को 14 की आर्टिकल 14 की इम्पोर्टेंस क्या थी। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की, रूल ऑफ लॉ कैसे इमरजेंस में आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे पार्ट बनाई आर्टिकल 14। तो ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। आज हम आर्टिकल 15 डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी कैसे इमर्ज हुई और किस तरह से रिजर्वेशन को आगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तक ले जाया गया। ठीक है, देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, आप चाहे उनका आंसर देख लो मगर एक बार एमसीक्यूज को पढ़ो जरूरी। ये देखो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है ओबीसी से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट और एक एमसीक्यू है। ये क्या करेगा, आपका आर्टिकल 15 पूरा क्लियर कर देगा। मतलब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आर्टिकल 16 पर बढ़ेंगे। जैसे जैसे लक्ष्मीकांत चल रहा है वैसे वैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो लक्ष्मीकांत डिस्कस कर रहे हैं, उधर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी की सीरीज। ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। डिले चलती हैं, आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसी केवल लेक्चर ही बनाता रहूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखो, आर्टिकल 15 का जिक्र है। तो आर्टिकल 15 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टेट की बात की है और नेक्स्ट क्लॉज में प्राइवेट पर्सन या जो अदर पर्सन होते हैं उनकी बात की। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ओनली ऑन ग्राउंड, मतलब ये केवल ग्राउंड पे। देखो, ओनली वर्ड आया। देखो, ओनली वर्ड जो होता है एमसीक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ओनली वर्ड जो होता है इधर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजियन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। मतलब स्टेट केवल इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अदर ग्राउंड आप देखेंगे कि स्टेट किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑलवेज जो सोशोलॉजी या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आता है नेगेटिव कनोटेशन में आता है, मगर नेगेटिव कनोटेशन में यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी आगे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसने कहा कि दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन और ऑनली। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर। मतलब अदर को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ओनली का नोट किया करता है कि इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, अदर ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता। ये सब मैं आपको इजी लैंग्वेज में आगे बताने वाला हूँ। अभी आपको ऐसा लगता होगा लेक्चर छोड़कर चले जाओ। आप ये मत सोचिए, यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज हुआ है, ओनली वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आगे क्या बताया गया है कि आर्टिकल 15 कहता है कोई भी सिटीजन और स्टेट को रेस्ट्रिक्शन है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, डिसेबिलिटी नहीं दे सकता, लायबिलिटी नहीं लगा सकता, कंडीशन नहीं लगा सकता। किस बेसिस पर, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। किसके रिगार्ड में, अगर कोई एक्सेस करता है शॉप को, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है। मतलब यहाँ एक सीधी सीधी बात की गई है। मान लो कोई दलित पर्सन है या कोई अदर कास्ट का पर्सन है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी ले लेते हैं, लोग नाराज ना हो। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट में मना नहीं कर सकता आने को, और दलित ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट में आने को मना नहीं कर सकता। ऐसे ही पब्लिक बाथ हो गए, टैंक हो गए और वेल्स हो गए, जहाँ कुएं होते हैं गांव में, तो वहां पर इंडिविजुअल से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और ये प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के लिए ये चीज लागू होती है। मैं अभी आपको ये पूरा फिर से क्लियर करूंगा क्वेश्चन की सहायता से, और मैंने एलिबरेटली पॉइंट बनाए हैं, जनरल डिस्कशन किया है यहां से निकाल कर। ठीक है, आगे क्या बात की जा रही है, आगे देख लेते हैं। यहां पर 4 एक्सेप्शन की बात की है। ठीक है, ये 4 एक्सेप्शन क्या है, जनरल रूल डिस्क्रिमिनेशन कैसे ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। देखो, ये आप यहां पर देख लो। देखो, यहां पर बात की गई है 4 एक्सेप्शन की। पहला एक्सेप्शन क्या है
कि स्टेट को परमिट किया गया है कि एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब आप विमेन के एम्पावरमेंट के लिए और चिल्ड्रन के एम्पावरमेंट के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जैसे विमेन के लिए रिजर्वेशन, आप यहाँ देखोगे ये चीज, ये देखो यहाँ आप क्या चीज बताई गई, नॉर्मली नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 एक्सेप्शन दिए हैं जिसमें कहा है स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो इक्वलिटी और रियलिटी में इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। पेपर में केवल ऐसी चीज ना हो जैसे विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन है, आप अपलिफ्टमेंट के लिए विमेन के और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ प्रिफरेंशियल पॉलिसीज रख सकते हो। जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस देख लो, उसके बाद आप एग्जाम्पल देख लो। अब सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीवी विजय कुमार, 1995 का ये केस है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश केस के नाम से फेमस है। इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन दिया गया विमेन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आंध्र प्रदेश में, उसको सही ठहराया। मतलब विमेन की एम्पावरमेंट के लिए आप डिस्क्रिमिनेशन अदर पर्सन से जैसे मैन से और अदर चीजों से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। सच रिजर्वेशन नॉट डिस्क्रिमिनेटर बट टू रियल इक्वलिटी, मतलब ये इक्वलिटी प्रमोट करता है। आप जानते हैं विमेन डोमेस्टिक वर्क करती हैं, विमेन के पास इनकम रिसोर्सेज नहीं होते हैं, विमेन को पैट्रियार्की के थ्रू प्रताड़ित किया जाता है, ये सब चीजें। अब रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायत, अब पंचायत का एग्जाम्पल है। अब पंचायत क्या है, लोकल बॉडीज में क्या है, विमेन को 33% रिजर्वेशन है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए है, आप जानते ही हैं ये आर्टिकल 15(3) अलाउ करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे विमेन को पॉलिटिकली बहुत कम है, अगर आप उनका डेटा देखोगे तो शायद 14% ही पार्लियामेंट में आपको विमेन देखने को मिलेंगी। आप एग्जाम्पल समझ लो इसको अच्छे से कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल स्कीम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें फ्री बाईसाइकिल दी गई गवर्नमेंट गर्ल्स को और प्रमोट किया गया इक्वलिटी टू रिमूव सोशल बैरियर, ठीक है। मतलब सोशल बैरियर को खत्म करने के लिए ये चीज प्रमोट की गई। लेडीज कोचेज इन ट्रेन के लेडीज कोचेज में क्या है, जो कोचेज होते हैं सेपरेट विमेन के लिए कंपार्टमेंट रखा गया, उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। तो ये बेसिक चीज मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की, जो यहाँ पर इस स्टेट में बहुत छोटी सी बात में बताया गया। मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से 4 एक्सेप्शन है, उसमें से नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है, स्पेशल प्रोविजन रखा जा सकता है विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। मैंने आपको बताया कौन सा केस था, आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1995, रिजर्वेशन ऑफ विमेन पंचायत में दिया गया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए और लेडीज कोच इन ट्रेन में लेडीज कोच प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट क्या है एक्सेप्शन, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटीज। मतलब ये क्या है, देखो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और एससीज हैं, एससीज कहते हैं शेड्यूल कास्ट को, जो बहुत ही पिछड़े हैं, 1500 सालों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आता है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो ट्राइब्स होते हैं, तो इनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। देखो इस इनिशियली क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो इकोनॉमिक रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। लोग कहते थे कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दीजिए, जो सोशली मतलब जिनके साथ सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उनको अभद्र व्यवहार हुआ। अगर सोशोलॉजी पढ़ेंगे आप तो कास्ट के ऊपर पूरा एक सिलेबस है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उनके लिए ये रिजर्वेशन होना चाहिए। मगर धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरह से, अगर अभी आप आगे देखेंगे 3-0 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जिसमें 3 ने क्या किया, इकोनॉमिक रिजर्वेशन का सपोर्ट किया, जबकि 2 ने उसका अपोज किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर क्या है, इंदिरा साहनी केस बहुत ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना 1992 में आया था। ये केस मल्डन कमीशन बना था 1987 के करीब, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, और 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में ओबीसीज को दिया गया। अब ओबीसीज क्या होते हैं, ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। इसमें बहुत सारे रिलीजियन कास्ट आती हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ये सर्वे के आधार पर होता है। स्टेट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें
चेंजेस करती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी ये अधिकार दे दिया गया है कि ओबीसी की लिस्ट में स्टेट की जॉब में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख लो, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी जो होती आई है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, स्कॉलरशिप और कंसेशन दिए जाते हैं एससी एसटी ओबीसी को, ताकि वो अच्छे से ज्ञान को हासिल कर सकें, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता चला आया है और जो उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। अगली बात आती है, देखो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, ये बैकवर्ड क्लासेस और ये हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से स्पेशल प्रोविजन है उनके एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। नेक्स्ट क्या है? एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अनएडेड, एडेड एंड एक्सेप्ट माइनॉरिटीज को। मतलब यहाँ पर एक बात की गई है कि माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी की कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं है। माइनॉरिटी जैसे मान लो ये हिंदी बेल्ट है, यहाँ पर तमिलियन आके बस जाए 10-15, तो ये जो तमिलियन होंगे ये लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी होंगे। तो यहाँ पर जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर अदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा सोशली और एजुकेशनली, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं एससी एसटी ओबीसी को। ठीक है, आगे ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात की है 103, ये मैं आपसे एलोबरेटली डिस्कस कर देता हूं, और जो पीछे वाला है उसको भी डिस्कस कर देता हूं। देखो, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ए मेजर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी। मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर ध्यान दिया जाता था, मगर क्या हुआ 2017 के बाद से ये डिबेट चालू हो गई कि किस तरह से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, इसने 2 आर्टिकल इंसर्ट किए, 15(6) का मतलब 15 क्लॉज 6 रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा। और 16 क्लॉज 6 में क्या बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी का कोई नहीं हो सकता, आप ओबीसी का ही बेनिफिट ले सकते हैं, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एससी का भी नहीं हो सकता, एसटी का भी नहीं होता। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन केवल जनरल कैटेगरी से होंगे। जनरल कैटेगरी का मतलब पठान हो गए मुस्लिम्स में, हिंदू में ब्राह्मण हो गए, इस तरह से जो कास्ट होती हैं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। आपको ये बता दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट हैं, अनएडेड हैं, एडेड हैं, सब में मिलेगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन छोड़कर। ये वर्ड आप याद रखना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन छोड़कर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस हुआ जिसमें ये वैलिड करार दिया गया रिजर्वेशन? ये जो जनहित अभियान केस है, ये याद रखना आप। जनहित अभियान केस आया 2022 में, जिसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी होती है, क्यों होती है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑलवेज 5 जजेस की होती है, और 5 जजेस की इसलिए होती है कि मामला इक्वेट ना हो पाए और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उस पर डिस्कशन हो सके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि 3-2 से क्या है, 3 लोगों ने फेवर किया, 3 लोगों ने फेवर किया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का, और 2 लोगों ने अपोज किया। तो जब ज्यादा लोगों ने फेवर कर दिया तो ये रिजर्वेशन दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसमें वैलिड ग्राउंड अफर्मेटिव एक्शन है, और इसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं आ सकते। अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने लाख लिमिट रखी है और कितने एकड़ जमीन रखी है, ये सब चेंज होते रहते हैं, वो सब याद नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूं ये याद रखना है आपको। ठीक है, रियल एग्जांपल क्या है? रियल एग्जांपल देखोगे 8 लाख पर ईयर सैलरी कम होना चाहिए, और कोई भी लार्ज लैंड होल्डिंग नहीं होना चाहिए। आपको 10% रिजर्वेशन मिल सकता है आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एससी एसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आप एमसीक्यूज देख लो। ठीक है, मैंने ये भी आपको समझा दिया डी क्लॉज तक, और पूरा मैं 15 आर्टिकल पूरा समझा रहा हूं, जो छूट जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। देखो, अच्छे से पढ़ो जितना पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई पढ़ लिए बस हो गया काम। ठीक है, अब 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ने में, जब कोई पूछेगा तो आपसे नहीं पता होगा। तो पहली चीज, इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन बोथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अमंग SC ST OBC कैटेगरी, बिल्कुल गलत। SC ST OBC कैटेगरी को तो नहीं इंक्लूड ही नहीं किया गया। अगर दूसरा काट दें तो C भी गया और D भी गया, अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट वैलिडिटी जनहित अभियान केस 2008, बिल्कुल सही। तो तीसरा भी सही हो गया, मतलब अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रिजर्वेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, आप ये देख लो, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ओनली जनरल कैटेगरी के आते हैं, और जनहित अभियान केस था। मतलब ये गलत हो गया था क्योंकि ओबीसी जो है इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं, SC ST। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट किए गए, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये जो कोटा है नहीं फॉलो होगा। मुस्लिम्स जो हैं, खासकर जो है जो माइनॉरिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं कहीं सिख माइनॉरिटी हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आप देख लो, हाँ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो अदर बैकवर्ड क्लासेस से। देखो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मगर मैं आपकी कैपेबिलिटी चेक कर रहा हूँ कि आप कहाँ तक सही बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाए। आगे क्या बताया गया, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, आर्टिकल इंसर्ट किया इन्होंने 15 क्लॉज 5 टू इनेबल रिजर्वेशन फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये कवर करूंगा। ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 प्रोवाइड 20% 27% रिजर्वेशन ओबीसी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, ये भी सही है। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्या है, एक एक्ट आया 2006 के बाद, और उसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में अपहेल्ड किया कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डायरेक्टेड इंक्लूजन क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी इन रिजर्वेशन, बिल्कुल गलत। देखो इंक्लूजन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ये सब चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए ये क्वेश्चन रखा है, ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके माइंड में थोड़ी खलबली मचे। खलबली नहीं होती तो कुछ नहीं होता, जब खलबली होती है बीपी बढ़ता है। आपको शाहरुख खान कहता नहीं है कि भूख लग रही है लगने दो, बीपी बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको कामयाबी चाहिए तो ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो लोगों की इनकम 8 लाख से ऊपर है, मतलब ये इनकम क्राइटेरिया चेंज होता रहता, एक लिमिट से ऊपर इनकम है उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब उससे नीचे मिलेगा। तो ये इनकम क्राइटेरिया समय के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, केस यही था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया, तो सी भी गया, डी भी गया। क्रीमी लेयर इनकम लिमिट हैज बीन प्रिडिक्टेड रिवाइज एंड सिंस 2017, ये 8 लाख है, बिल्कुल सही। आप ऑप्शन देख लो, पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है, पहला क्यों सही है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, जिसमें आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 इंसर्ट किया गया, और इसमें कहा गया प्राइवेट, एडेड और अनएडेड और एक्सेप्ट माइनॉरिटी को छोड़कर वहां पर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सही हो गया। स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2006 में एक्ट आया जिसमें 27% रिजर्वेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में जो है उनमें रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरा क्यों गलत है, मैंने बताया, एक्सक्लूड किया गया, क्रिमिनल को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, और चौथा क्यों सही है, अभी लिमिट 8 लाख रखी गई है। ठीक है, ये लिमिट चेंज होती रहती है, ये यहाँ पर गलत भी हो सकती है। मेन चीज है आप चीजों को समझिए। फिर से एक क्वेश्चन मैंने रखा है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, आपको करेक्ट बताना कौन सा। पहला, इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, मैंने आपको यहाँ बताया था कि कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए। 15 क्लॉज 6 इंसर्ट किया और 16 क्लॉज 6 इंसर्ट किया। तो यहाँ पर यही बात इसने कही है।
यही बात यहाँ कही है तो ये बिल्कुल सही हो गया। इट अलाउ अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इतना जोर दे रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग आएगा यहाँ वर्ड, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया, तो सी और डी यहाँ से कट गए। जनहित अभियान के जजमेंट अपहेल्ड वैलिडिटी, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था ये केस आपको याद रखना है, तो ये अपहेल्ड किया, तो तीसरा तो सही है ये। फैमिली 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड रेजिडेंशियल फ्लैट इतना होना चाहिए तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठा सकते। मतलब अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट इतना है तो आप जो है इससे ऊपर आ गए, तो जब आप ऊपर आ गए तो आपको ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, मगर आपको नीचे रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि लैंड और फ्लैट की लिमिट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है इवन लेस देन वन, लेस देन। ठीक है, अगर लैंड आपके पास ज्यादा है और इनकम आपकी कम है तब भी आप एक्सक्लूड हो जाओगे। ये क्राइटेरिया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती है, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, मैंने बताया था एक्सक्लूड होते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जनहित अभियान बिल्कुल सही है और ये भी सही। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज आपको डिस्कस की, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया, पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि इस क्वेश्चन के कुछ फीचर मैंने नहीं बताए ताकि आपको मैं आगे देख सकूं अगले लेक्चर तक। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन इसलिए रखते हैं, इसमें आदत हो जाती है देखने की, जब आपको आदत हो जाएगी तो इतना मोटा पेपर होता है यूपीएससी का, तो उसकी भी आदत बनी रहेगी। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो नीडी सेक्शन है उनको फ्री इनिशिएटिव का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।